मेरा बेटा तो क्या हमारे रहने की व्यवस्था नहीं करेगा। कहता है आप लोगों के रहने की व्यवस्था एक बड़े से आलीशान कमरे में करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए दयाल जी हंसने लगे और बोले, बहुत भाग्यशाली है हम लोग, जो हमें आकाश जैसा बेटा मिला। इतना सब समझाने के बाद भी जब दयाल जी नहीं माने, तो उनके मित्र ने कहा, तू मेरा खास दोस्त है, इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ, बाकी जैसे तुझे ठीक लगे। ऐसा कहकर उनके मित्र ने फोन रख दिया। कुछ समय बाद दयाल जी का मकान भी बिक गया और बाकी के थोड़े बहुत खर्च पूरे करने के लिए उनकी पत्नी के गहने भी बिक गए। होटल बनकर तैयार हो गया और शुभ मुहूर्त देखकर होटल का उद्घाटन भी कर दिया गया और माता पिता दोनों अपने बेटे बहू के साथ हमेशा के लिए उस होटल में रहने आ गए। अपना सारा कुछ लूटा कर भी बेटे के प्रेम में पड़े दयाल जी और शांति अपने बेटे की कामयाबी के लिए बहुत खुश थे। होटल में कुल मिलाकर 12 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा आकाश ने अपने माता पिता को रहने के लिए दे दिया। जब एक बड़ा ही आलीशान कमरा उसने अपने और अपनी पत्नी के लिए अलग से बनवाया था, जिसमें सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। आकाश और उसकी पत्नी काउंटर पर बैठने लगे, जबकि अपने पिता दयाल जी को आकाश ने वेटर्स पर नजर बनाए रखने और उनके कामकाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने की जिम्मेदारी दी। सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर सब्जियां खरीदने और मार्केट से रसोई का राशन लाने की जिम्मेदारी भी दयाल जी को दे दी गई। लेकिन अब एक परेशानी यह खड़ी हो गई, खाना बनाने के लिए कोई बढ़िया सा सेफ नहीं मिल रहा था, और यदि कोई सेफ मिला भी तो उसने इतनी तनख्वाह मांगी कि सुनकर आकाश और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। वे लोग एक सेफ को ज्यादा तनख्वाह देने के लिए राजी हो गए और उसे नौकरी पर रख लिया। सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चलने लगा। कभी कभार सेफ छुट्टी पर होता तो शांति सारी रसोई संभाल लेती। इधर आकाश और उसकी पत्नी ये देखकर हैरान थे। लोग उंगलियां चाट चाट कर खाते और खाने की खूब तारीफ करते। ये देखकर बहू के मन में एक खुरापाती आइडिया आया। वह रसोई घर में गई और को खाना ठीक से न बनाने पर डांटने लगी और उसे काम से निकाल दिया। लेकिन अब आकाश ये सोचकर परेशान हो गया कि सैफ का इंतजाम कहाँ से किया जाए। फिर उसकी पत्नी बोली, जी आपकी माँ दिन भर बैठे बैठे क्या करती है? जब तक कोई अच्छा सेफ नहीं मिलता तो क्यों ना माँ जी से ही खाना बनवा लिया करें। खाना तो वह बहुत अच्छा बनाती है और वैसे भी सेफ को उसकी मुंह मांगी तनख्वाह देंगे तो हमारे खाने के ही लाले पड़ जाएंगे, जबकि माँ जी से खाना बनवाएंगे तो उनकी मदद करवाने के लिए एक हेल्पर रख लेंगे। हेल्पर तो कम तनख्वाह में मिल जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, मैं माँ जी से बात करता हूँ। ऐसा कहकर आकाश अपनी माँ के पास गया और उदासी भरे स्वर में बोला, माँ एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? आकाश बोला, माँ दरअसल बात यह है कि होटल में खाना बनाने के लिए कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिल रहा। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या खिलाऊंगा? तभी उसकी माँ बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, जब तक कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिलता तब तक मैं खाना बना देती हूँ। इतना सुनते ही आकाश खुशी से झूम उठा और बोला, ये हुई ना बात, मुझे मालूम था कि मेरी माँ झट से मेरी परेशानी हल कर देगी, और वैसे भी जितना लजीज खाना मेरी माँ बनाती है उतना स्वादिष्ट तो बड़े से बड़ा सेफ भी नहीं बन सकता। पता है माँ, आपके हाथों का अचार खाकर तो हमारे ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इतना सुनते ही शांति बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मेरे हाथ की बनी चीजें लोगों को इतनी पसंद आती है। ठीक है बेटा, मैं सारा खाना बना दूंगी, आखिरकार होटल हमारा अपना ही तो है। ये सारी बातें सुनकर दयाल जी बोले, और नहीं तो क्या, होटल हमारा है तो हमें काम करने में भला क्या इतराज हो सकता है। अब देखो जब काम ज्यादा होता है मैं भी तो बेटे वाले सारे काम कर लेता हूँ, इसमें क्या बुराई है। फिर शांति बोली, हमारे बच्चे खूब तरक्की करे, अच्छी बात है। शांति ग्राहक आने लगे हैं, तुम रसोई का काम देखो, तब तक मैं ग्राहकों को देखता हूँ। ऐसा कहकर दयाल जी कमरे से बाहर चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन शहर में किसी राजनीतिक पार्टी की
रैली के कारण बहुत से होटल बुक करवाए गए थे। आकाश के होटल में भी उन लोगों ने 11 कमरा बुक करवाए। आकाश के लिए ये कमाई का अच्छा मौका था, लेकिन अब परेशानी ये थी कि केवल 10 कमरे खाली थे, क्योंकि 11 कमरे में उसके माता पिता रहते थे। सोच में आकाश गुम बैठा था। तभी उसकी पत्नी बोली, लो, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। 2 दिनों के लिए माँ बाबूजी का सामान वहां से हटा देते हैं, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक कमरे के 5,000 रुपये मिलेंगे, तो हम यह मौका थोड़े ही ना छोड़ेंगे। फिर आकाश बोला, अरे लेकिन माँ बाबूजी कहाँ रहेंगे? रसोई घर में। और कहाँ? रसोई घर में तो बहुत जगह है, आखिर 2 दिनों के लिए तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना। ठीक है, 2 दिन के लिए उनका इंतजाम रसोई घर में करवा देते हैं। ऐसा कहकर आकाश ने अपने माता पिता का सामान रसोई घर में शिफ्ट करवा दिया और अपने माँ पिताजी को 2 दिन के लिए रसोई घर में ही रहने को कह दिया। रसोई घर में बिछी चादर पर लेटे लेटे किशोर जी सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उधर उनकी पत्नी शांति को भी कमर दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी, परंतु 2 दिन की ही बात है, ये सोचकर उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया। अगले दिन होटल का रेस्टोरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों से पूरा भरा हुआ था। शांति जी बड़ी फुर्ती से चाय नाश्ता बनाने लगी, तो वहीं दूसरी ओर दयाल जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रहे थे। इसी दौरान राजनीतिक पार्टी के नेता ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ वेटर! किशोर जी ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा कि आपने मुझे वेटर कहा, और नहीं तो क्या वेटर को वेटर कहकर नहीं बुलाऊंगा तो क्या सेठ जी को बुलाऊंगा। ऐसा कहकर हंसने लगे। लेकिन सर, हमारे यहाँ ये सब नहीं मिलता, दयाल जी गंभीर स्वर में बोले। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और टेबल पर पटकते हुए बोला, तो सामने वाली दुकान से लेकर आ। बिल्कुल नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। आपको खाना है तो वही जाकर खा लीजिए, दयाल जी गुस्से में बोले। आदमी आग बबूला होते हुए बोला, क्यों, तू नवाब है क्या? दयाल जी ने कहा, कहीं का नवाब तो नहीं हूँ, लेकिन इस होटल के मालिक का बाप जरूर हूँ। इतना कहकर दयाल जी वहां से चले गए। इतनी बात सुनते ही उस आदमी ने क्रोधित स्वर में आकाश को आवाज दी और दयाल जी की ओर इशारा करता हुआ बोला, कौन है वह आदमी? कोई नहीं, वह तो बेटर है, आकाश ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन वह तो स्वयं को तुम्हारा पिता बता रहा था, उस आदमी ने कहा। तो आकाश बोला, अरे नहीं नहीं, वह मेरे पिता नहीं है। गांव से हमारे पुश्तैनी घर में गरीब आदमी ईमानदार था, तो यहाँ भी नौकरी पर रख लिया। दुनिया में इसका कोई अपना नहीं है, इसीलिए मुझे ही अपना बेटा कहता है। वैसे मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मेरे अपने बेटे और उस आदमी के बीच हुई सारी बातें दयाल जी खड़े हुए सुन रहे थे। उनके दिल में अपमान की ज्वाला भड़क रही थी। तभी आकाश ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और बोला, देखिए, ग्राहक तो हमारे भगवान समान होते हैं, आपको कोई हक नहीं आप उनका अपमान करें। चलिए अब जल्दी से इनसे माफी मांगिए। अरे कमाल करते हो तुम, मैं किस लिए उससे माफी मांगूं? गलती कहा था कि हमारे यहाँ मीट शराब नहीं मिलता, तो मेरे सामने पैसों की घोष दिखाता हुआ बोला कि मुझे बाहर से ला कर दो। बदतमीजी इस आदमी ने की है, तो माफी मैं क्यों मांगूं? इस समय आकाश अपने पिता पर बरस पड़ा। क्या आपको एक बात समझ नहीं आती? जब मैंने कहा माफी मांगो तो आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। बेटे के कहने पर अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर उन्होंने माफी मांगी और शराब लाने को कहा। अपमान के कड़वे घूंट पीते हुए चुपचाप मीट और शराब लेने चले गए। लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। आज उन्हें अपने मित्र की वह चेतावनी याद आ रही थी, जो मकान बेचने से पहले उसने कही थी। घर में सबके लिए खाना बनाते बनाते शांति की हालत बेहाल हो रही थी। आज उनका हेल्प भी छुट्टी पर था। जब खड़े रहना उनके लिए असंभव हो गया, तो खाना बनाना छोड़कर रसोई घर के कोने में बिछी चादर पर लेट गई। आखिर खाना अभी तक आया क्यों नहीं, ये देखने के लिए जैसे ही आकाश रसोई घर में गया, तो अपनी माँ को वहां लेटे हुए पाया। ये देखते ही वह माँ पर भड़क पड़ा। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था,
इसलिए मैं थोड़ी देर लेट गई थी, लेकिन सारी सब्जियां तैयार कर रखी है, बस दाल को तड़का लगाना बाकी है। वो काम तुम बहू से करवा लो, मुझे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ठीक है, डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर आकाश ने अपनी पत्नी को रसोई संभालने के लिए कहा तो वह भड़क गई, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए जलते भूनते हुए वह रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में आकाश अपनी मां को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों पर असर पड़ा है और कमजोरी भी बहुत है। समस्या और अधिक ना बढ़ जाए इसलिए कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रखना होगा। लेकिन फिर होटल का काम कैसे चलेगा, ये सोचकर आकाश ने डॉक्टर से कहा, नहीं, हम इन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं करवा सकते, आप दवाएं दे दीजिए। डॉक्टर ने लाख समझाने की कोशिश की कि इस समय लापरवाही करना उचित नहीं है, मगर वह नहीं माना और दवाएं लेकर अपनी मां को अपने साथ वापस ले आया। वापस लौटकर दयाल जी ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि तुम्हारी मां की तबीयत ठीक नहीं है, या तो रसोई का काम बहू से करवाओ, नहीं तो कोई बावर्ची रख लो, लेकिन अब तुम्हारी मां ये काम नहीं करेगी। दोपहर के समय खाना बनाते हुए धुएं के कारण शांति जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और बेहोश हो गई। तभी आकाश को खाना जलने की बू आई, तेजी से अंदर गया और चिल्लाने लगा, जब देखो बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती हो, सारा खाना जला दिया। तभी उसकी पत्नी आई और बोलने लगी, जब देखो बीमारी का बहाना करके पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे, इससे कोई काम नहीं होगा। हमें यहाँ नौकर बनाकर रख दिया, नौकर भी शायद कहना गलत होगा, हमें तो यहाँ पर बंधुओं मजदूर की तरह बनाकर रख दिया। चलो चलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। उठो, शांति को झिंझोरते हुए बोले। शांति उठो, क्या हुआ तुम्हें? चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर अपने गांव में चलेंगे। लेकिन हमने तो अपना घर अपना सब कुछ तो इस नालायक बेटे के होटल के लिए सब कुछ बेच दिया, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम उठो जल्दी, हम तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे और तुम्हारा इलाज कराऊंगा। लेकिन ये सब सुनने के लिए शांति अब इस दुनिया में नहीं रही थी। दयाल जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, शांति शांति, और अपने बेटे को कहने लगे कि तुम्हारे लिए हमने इतना कुछ किया, तुमने अपनी माँ को ही मार दिया। कितना कहा कि तुम्हारी माँ से ये सब नहीं होगा, लेकिन तुम नहीं माने, अपनी माँ को ही मार दिया। तुम अपनी माँ के कातिल हो। मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा और तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करूंगा। दयाल जी ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी खुद ही किया, अपने बेटे को हाथ नहीं लगाने दिया। अपने बेटे को बोला, चंद पैसों के लालच में आकर तुमने अपनी माँ को ही मार डाला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दयाल जी अपने बेटे की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस थाने जाते हैं, लेकिन वहां उसकी कोई नहीं सुनता है, क्योंकि उसके बेटे ने वहां कुछ पैसे देकर मामले को रफा दफा करने के लिए बोल दिया था। वो हार गया था। फिर एक व्यक्ति ने उसको सलाह दी कि इस शहर में अभी एक महिला अध्यक्ष पुलिस ऑफिसर आई है, बहुत ही ईमानदार है, और तुम उसके पास जाकर देखो। दयाल जी उस महिला ऑफिसर के पास जाते हैं और जाते ही उसके पैरों में गिर जाते हैं, और फिर महिला ऑफिसर उसको उठाती है और कुर्सी पर बिठाकर पानी पिलाती हैं, और फिर दयाल जी उसको अपना पूरा हाल बता देते हैं। फिर बात चल ही रही होती है, तभी दरवाजे पर कोई आवाज लगाकर बोलती है, बिटिया तुम खाना घर पर भूल गई और खाली पेट ऑफिस आ गई। ऑफिसर बोलती है, क्या जरूरत थी माँ, ड्राइवर को भेज देते। तभी दयाल जी ने पुलिस ऑफिसर की माँ की तरफ नजर घुमाते हुए देखा तो वह हैरान हो गया और उसकी माँ भी हैरान हो गई। वो औरत और कोई नहीं, उनकी पहली पत्नी गायत्री देवी थी। गायत्री देवी सुन रह जाती है और उनकी यह हालत देखकर उसको बहुत दया आती है। फिर उसकी बिटिया पूछती है, माँ ये कौन है, क्या आप इन्हें जानते हो? गायत्री देवी बोलती है, और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी है। ये सब सुनकर उसकी बेटी हैरान हो जाती है और अपने पिता को दया से देखती है और बोलती हैं, पिताजी आप चिंता न करें, मैं आपके लिए एक आलीशान घर बनवाऊंगी और आप हमारे साथ रहना, और आपके बेटे को कड़ी से कड़ी सजा होगी। फिर उसके बेटे के लिए जो भी कार्रवाई करते हैं, उसकी बिटिया उसको एक बड़ा सा घर खरीद कर देती है
और उसके बेटे की सारी जायदाद उसके पास आ जाती है। लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़की भी माँ बाप की सेवा कर सकती है। लड़की भी माँ बाप को अपने पास रख सकती है, जो कि इतना लड़का नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।